तो ड्रामा की शुरुआत में हम ब्यूल नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी माँ की डांट के बाद भी ठीक से अपने जूते नहीं पहन पाती और अपने पसंदीदा आइडल वूजू के गाने सुनते हुए स्कूल जा रही होती है। लेकिन तभी अचानक एक ट्रक की टक्कर से उसका गंभीर एक्सीडेंट हो जाता है और वो नीचे गिर पड़ती है। फिर ब्यूल हमें नरेट करती है कि अपने आखिरी वक्त में भी वो वूजू के ही गाने सुन रही थी, लेकिन अब शायद वो उससे कभी नहीं मिल पाएगी। और यहाँ हमें पता चलता है कि आज घर से निकलते वक्त वो बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि आज उसे वूजू के कॉन्सर्ट में जाना था और वो उसकी सबसे बड़ी फैन थी। खैर तभी हम एक लड़के को देखते हैं जो और कोई नहीं बल्कि वूजू ही होता है और वो उस वक्त घायल ब्यूल को देख रहा होता है, लेकिन ट्रक ने पूरी रफ्तार से टक्कर मारी थी जिससे ब्यूल की तत्काल मौत हो जाती है और ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। अब हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक घर में कोई इंसान नहीं बल्कि एक ग्रिम रीपर रहती है जो और कोई नहीं बल्कि खुद ब्यूल थी। यानी मौत के बाद वो ग्रिम रीपर बन गई है जो अब यमराज की तरह मरे हुए लोगों की आत्माओं को आफ्टरवर्ल्ड ले जाने का काम करती है। अब ब्यूल एक शो ध्यान से देख रही होती है जिसमें बताया जाता है कि अगर कोई आत्मा पूरे फोकस के साथ किसी चीज को छूने की कोशिश करे तो वो उसे छू सकती है। इसलिए अब ब्यूल पियानो को छूने की कोशिश करती है तो शुरू में वो असफल रहती है, लेकिन फिर पूरे फोकस के साथ कोशिश करने पर वो आखिरकार उस पियानो को छू लेती है जिससे वो बहुत खुश होती है। फिर हम देखते हैं कि अब वो काम के लिए तैयार होती है और उसके पास सिर्फ 2 ड्रेसेस होती है, एक तो स्कूल यूनिफॉर्म जिसमें उसकी मौत हुई थी और दूसरी ग्रिम रीपर की यूनिफॉर्म जिसे वो आज पहन लेती है। अब वो अपना मेकअप भी वैसा ही करती है जैसा भूत करते हैं, लेकिन उसके सामान से साफ पता चलता है कि ब्यूल आज भी वूजू की बड़ी फैन है और मरने के बाद भी उसके अंदर वूजू की मेमोरी मौजूद है। हालांकि परिवार, माता पिता या दोस्तों से जुड़ी कोई याद उसे याद नहीं रहती क्योंकि मौत के बाद सभी अपनी जिंदगी की यादें भूल जाते हैं। यहाँ ब्यूल के पास एक कुत्ता भी होता है जो उसे देख सकता है और उसके साथ घर में ही रहता है, लेकिन ब्यूल उसे वहीं रुकने को कहती है और अपने कमरे में चली जाती है। फिर रास्ते में उसे वूजू के कॉन्सर्ट का पोस्टर दिखता है जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है, लेकिन तभी उसे एक एम्बुलेंस दिखाई देती है जिसमें एक बच्ची अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है। अब ये देखकर ब्यूल को अच्छा नहीं लगता, इसलिए मजबूरी में उसे एम्बुलेंस के पीछे जाना पड़ता है। उधर हॉस्पिटल में हमें कई ग्रिम रीपर्स दिखाई देते हैं जो आत्माओं को आफ्टर वर्ल्ड ले जा रहे थे क्योंकि सबसे ज्यादा मौतें हॉस्पिटल में ही होती हैं। अब ब्यूल को वो बच्ची दिखती है जो एम्बुलेंस में थी और उसकी छोटी उम्र देखकर ब्यूल परेशान हो जाती है कि वो उसकी आत्मा को अपने साथ कैसे ले जाए। साथ ही वो देखती है कि उस बच्ची की माँ जोर जोर से रो रही होती है जिससे ब्यूल को बुरा लगता है। तभी वहाँ मौजूद डॉक्टर कहते हैं कि डॉक्टर सॉरी को जल्दी बुलाओ, जिसके बाद उन्हें बताया जाता है कि वो आ रही है। अब ये सुनकर बाहर अचानक ग्रिम रीपर्स में शोर मच जाता है कि आखिर डॉक्टर सॉरी जो छुट्टी पर थी वो यहाँ कैसे आ गई। फिर हमें डॉक्टर सॉरी दिखती है जो एक बेहतरीन डॉक्टर है और हमेशा मरीजों को मरने से बचा लेती हैं। सभी ग्रिम रीपर्स उससे डरते हैं क्योंकि उनका नियम है कि ग्रिम रीपर बनकर दुनिया में रहने के लिए वो जितनी ज्यादा आत्माएं आफ्टर वर्ल्ड भेजेंगे उतना उनका स्कोर बढ़ेगा और प्रमोशन होगा। हालांकि इस बीच कुछ आत्माएं भटकना पसंद करती हैं और आफ्टर वर्ल्ड नहीं जाना चाहती, जिन्हें ग्रिम रीपर्स समझाकर भेजते हैं। इस तरह ये जॉब आसान हो जाती है। खैर अब डॉक्टर सॉरी उस बच्ची के पास आती है और उसे चेस्ट कंप्रेशन देने लगती है क्योंकि उसकी सांसें रुक चुकी थी। इतने में ब्यूल की वॉच का समय भी खत्म हो जाता है, यानी अब बच्ची बच नहीं सकती और उसे ब्यूल के साथ जाना ही होगा। अब ब्यूल उस बच्ची का हाथ पकड़ लेती है क्योंकि अब वो बच्ची उसे देख सकती थी, लेकिन कुछ सोचने के बाद ब्यूल अचानक उस बच्ची का हाथ छोड़ देती है, यानी उसने बच्ची की जान बचा दी क्योंकि वो उसे आफ्टर वर्ल्ड नहीं ले जाना चाहती थी। इस तरह अब ईसीजी मशीन में उसकी हार्ट बीट फिर से दिखने लगती है और सभी खुश हो जाते हैं कि बच्ची बच गई। लेकिन जब ब्यूल का सीनियर ये देखता है तो वो रोते हुए वहां से चली जाती है और वॉशरूम में जाकर अपना चेहरा धोने लगती है क्योंकि उसने फिर से ग्रिम रीपर के नियम तोड़े थे। लेकिन फिर भी उसका इन चीजों पर नियंत्रण नहीं क्योंकि वो ग्रिम रीपर होने के बावजूद किसी की जान नहीं लेना चाहती। इसके बाद हमें डॉक्टर सॉरी दिखती है जो बैठी हुई होती है और तभी उसका दोस्त यसो वहां आता है जो उसे पसंद करता है। वो उसे कहता है कि तुमने उस लड़की की जान बचाकर बहुत अच्छा किया
इस बीच डॉक्टर सॉरी की लिपस्टिक खराब हो रही थी, तो यसो उसे अपना रुमाल देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वॉशरूम जाकर डॉक्टर सॉरी अपना चेहरा मिरर में देखती है और हैरान हो जाती है कि वो ठीक जॉगर जैसी दिख रही थी। अब चेहरा धोते वक्त उसका वाटर टैप बार बार अपने आप बंद होने लगता है, जिस वजह से वो हैरान हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं ये सब ब्यूल कर रही थी, जिसे लग रहा था कि शायद ये डॉक्टर अपने ड्यूटी टाइम पर किसी को डेट कर रही है, जिससे लिपस्टिक खराब हुई है। पर तभी मिरर में खुद को देखकर उसे कुछ दिखाई नहीं देता, जिससे वो उदास हो जाती है। अगले सीन में हमें वूजू दिखता है, जिसकी ब्यूल बड़ी फैन है, लेकिन वो परेशान और डिप्रेशन में नजर आता है। अब वो अपनी परफॉर्मेंस देने जाता है, जहां फैंस जोर जोर से उसका नाम चिल्लाती हैं। फिर जैसे ही वो अपना सिग्नेचर सॉन्ग गाने लगता है, उसकी आवाज सुनकर लड़कियां और शोर मचाती हैं और सभी खुश हो जाती हैं। यही शो टीवी पर भी दिखाया जा रहा होता है, जिसे ब्यूल लंच टाइम में अपने कलीग के साथ बैठकर देखती है और छुपकर वॉल्यूम भी बढ़ा देती है। वो भी वूजू को देखकर खुश हो जाती है, लेकिन तभी बाकी ग्रिम रीपर्स बात करने लगते हैं कि वूजू का समय खराब आ गया है और वो बहुत जल्द मरने वाला है और हम इस एरिया के ग्रिम रीपर्स हैं, इसलिए उसकी आत्मा को आफ्टर वर्ल्ड भेजने की जिम्मेदारी हमारी है। अब ये सुनकर ब्यूल को अच्छा नहीं लगता और तभी एक ग्रिम रीपर कहता है कि वो इतना हैंडसम, फेमस और रिच है, लेकिन फिर भी मरने वाला है। साथ ही सुना है कि उसके पास अपनी जिंदगी का बस 1 ही साल बचा है। फिर हम देखते हैं कि उनका सीनियर मिस्टर यंकी वहां आता है और कहता है कि वूजू का ऊपर वीआईपी लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि वो कब आफ्टर डेथ आए, ताकि वो उसे मिल सके, जैसे प्रिंस और माइकल जैक्सन, जो उसकी फैन फॉलोइंग के कारण इंतजार में है। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। अब हमें पता चलता है कि यंकी के स्कोर बाकी ग्रिम रीपर्स से ज्यादा है, क्योंकि वो अपने काम को अच्छे से करता है। अब शो ऑफ के लिए वो सभी को अपनी स्मार्ट वॉच दिखाता है, जिसमें सोल ट्रैकिंग डिवाइस थी, जो आत्माओं को ढूंढने में मदद करती है। वो कहता है कि अगर मैं वूजू की आत्मा को भी आफ्टरवर्ल्ड भेज दूंगा तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा, क्योंकि अभी वूजू की आफ्टरवर्ल्ड में सबसे ज्यादा डिमांड है। फिर बाकी ग्रिम रीपर्स इस बारे में और बात करने लगते हैं, लेकिन ब्यूल, जो कभी नहीं चाहती थी कि उसका पसंदीदा आइडल मरे, वो अपने ख्यालों में खो जाती है और इसी चक्कर में वो इन सभी लोगों की डिश खराब कर देती है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं कि इस लड़की का ध्यान कहाँ रहता है। खैर, अब सीनियर यंकी ब्यूल को बताता है कि किसी फ्यूनरल में एक बूढ़े आदमी की आत्मा भाग गई है और उसे समझाकर जल्दी ही आफ्टरवर्ल्ड भेजना है। वो कहता है कि तुम जाकर उसे पकड़ लाओ, जबकि मैं बाकी आत्माओं को पकड़ूंगा। फिर हम देखते हैं कि ब्यूल उस बूढ़े के पास जाती है और उसे समझाने लगती है कि आप मेरे साथ चलो, क्योंकि अब आप जिंदा नहीं रहे। लेकिन वो आदमी उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं होता, क्योंकि उसे चिंता है कि मैंने पूरी जिंदगी सेविंग की थी कि एक दिन अच्छे से इन पैसों को खुद पर उड़ाऊं, लेकिन काम में फंसकर इन्हें यूज ही नहीं कर पाया। साथ ही वो ब्यूल को ग्रिम रीपर भी नहीं मानता, क्योंकि उसे लगता है कि ग्रिम रीपर्स इतनी यंग एज के नहीं होते होंगे। हालांकि ब्यूल पूरी कोशिश करती है कि वो उसे समझाए, लेकिन तभी सीनियर यंकी वहां आ जाता है और उस बूढ़े को साथ चलने को कहता है। तो अब जाकर उस बूढ़े आदमी को यकीन होता है वो सचमुच मर चुका है और ब्यूल असली में ग्रिम रीपर है। फिर डरते हुए वो चुपचाप कार में बैठ जाता है और यंकी के साथ चला जाता है। ये देखकर ब्यूल सोचती है कि अब मैं फ्री हूँ, तो मुझे फौरन वूजू के पास जाना चाहिए। उधर हम देखते हैं कि वूजू सिंगिंग कर रहा होता है और उसकी कई फैंस उसे देखने आई हैं। तभी हमें ब्यूल की एक दोस्त गाक्षी दिखाई देती है, जो खुद भी एक भूत है और वूजू की बड़ी फैन भी। अब वो दोनों मिलकर वूजू को देखने लगती हैं। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि गाक्षी की सोल को आफ्टर वर्ल्ड में भेजने की जिम्मेदारी ब्यूल को दी गई थी, लेकिन ब्यूल ने ऐसा नहीं किया और उसे बाकी ग्रिम रीपर्स से छुपा कर रखा, क्योंकि गाक्षी भी ब्यूल की तरह इस दुनिया को छोड़ना नहीं चाहती, बल्कि वूजू की फैन बनकर यहीं रहना चाहती है। लेकिन अब वो दोनों ही उदास हैं, क्योंकि वूजू की मौत बहुत जल्द हो सकती है, जैसा कि वो रीपर्स वापस से बात कर रहे थे। अब वो ये भी डिस्कस करते हैं कि वूजू ने एक सैड एल्बम रिलीज की है, जो पूरी तरह डिप्रेशन से भरा है और लोग उसे ऑनलाइन ट्रोल कर रहे हैं, जिससे वो वूजू के लिए और दुखी है। खैर, इधर वूजू की सॉन्ग प्रैक्टिस खत्म हो जाती है और वो अपनी वैन में बैठकर जाने लगता है, लेकिन गाक्षी भी उसके साथ जाना चाहती थी। पर तभी ब्यूल उसे रोकती है कि हम कोई स्टॉकर्स नहीं है जो वूजू का पीछा करें। हमारे पास पावर है कि हम कभी भी उसके साथ रह सकते हैं।
लेकिन हमें उसके ह्यूमन फैंस की तरह रहना है, सिर्फ पीछे भागना है। तो इस तरह वैन चली जाने के बाद वो दोनों भी बाकी फैंस की तरह वैन के पीछे दौड़ती हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो जो वैन में होता है, जहां उसके मैनेजर उसे डांटते हैं कि तुम्हें आखिर क्या हो गया है, रोमांटिक और लव सॉन्ग्स की जगह सैड और डिप्रेशन वाले सॉन्ग्स क्यों गा रहे हो, जिससे तुम्हें ऑनलाइन इतनी नफरत मिल रही है। ये सुनकर वो जो परेशान हो जाता है और वैन से उतरकर बस स्टॉप पर खड़ा हो जाता है। फिर वहां एक लड़की वूजू के सैड सॉन्ग्स की वीडियो देख रही होती है और उस वीडियो पर कमेंट करती है, ये सॉन्ग बकवास है, इसे सुनकर मैं डिप्रेशन में चली गई। उस सुपरस्टार वूजू को तो इंडस्ट्री के बाहर कर देना चाहिए, इसे तो डूब कर मर जाना चाहिए। अब वूजू ये सब पढ़ लेता है और लड़की के बहुत करीब आकर मैसेज अच्छे से देखने लगता है। वो लड़की पूछती है, आप कौन हैं? तो वूजू अपना चेहरा रिवील करता है और कहता है, वही शख्स जिसके बारे में तुम बकवास लिख रही हो। ये देखकर वो लड़की शॉक रह जाती है कि सुपरस्टार वूजू उसके सामने है। वो कहती है कि मुझे नहीं पता था कि आप रियल में इतने हैंडसम हैं, मैं अभी इस कमेंट को डिलीट कर दूंगी। लेकिन वूजू उसे कमेंट पोस्ट करने देता है और कहता है, कोई बात नहीं, जो करना है करो, मैं तुम पर केस करूंगा मेरे बारे में गलत लिखने के लिए। और ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है और अपनी बस में बैठ जाता है। फिर अगले सीन में ब्यूल और गाक्षी एक गेम खेल रही होती हैं कि तभी ब्यूल के पास ग्रिम रीपर्स के हेड मिस्टर गो का कॉल आता है। अब वो ब्यूल को डांटते हैं कि आखिर तुमने उस बच्ची की जान क्यों बचाई, ये तुम्हारा काम नहीं है, और अगर ये जॉब पसंद नहीं है तो तुम भी बाकी आत्माओं की तरह आफ्टरवर्ल्ड में जा सकती हो। ये सुनकर ब्यूल माफी मांगती है और कहती है कि अगली बार ऐसा नहीं करूंगी। और फिर हमें बोर्ड पर दिखाया जाता है कि ब्यूल ने आज तक किसी भी आत्मा को आफ्टरवर्ल्ड में नहीं भेजा है। अब मिस्टर गो से कहते हैं, जिस लड़की की आत्मा तुम छुपा रही हो उसे भी समझाकर आगे भेजो, वरना जल्द ही तुम्हारी भी ग्रिम रीपर की जॉब चली जाएगी। फिर कॉल कट करने के बाद ब्यूल गाक्षी से पूछती है कि क्या तुम सच में यहाँ रहना चाहती हो। तो गाक्षी को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि क्या तुम मुझे दोस्त नहीं मानती हो जो मुझे आफ्टरवर्ल्ड में भेजने की बात कर रही हो, और वैसे भी अगर मैं चली गई तो तुम यहाँ अकेली पड़ जाओगी, फिर किससे बात करोगी। इस तरह ब्यूल उससे माफी मांगने लगती है, लेकिन गाक्षी उसकी माफी एक्सेप्ट नहीं करती और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वो कहती है कि जब तक मुझे मेरा सच्चा प्यार नहीं मिलेगा मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर अब हमें वूजू दिखाया जाता है जो कहीं खो गया था। अब वो अपने असिस्टेंट को फोन पर कहता है कि फौरन मेरी लोकेशन को ट्रैक करो और मुझे लेने आओ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं कहाँ हूँ क्योंकि यहाँ के रास्ते बहुत अजीब हैं। खैर अब टनल पार करने के बाद उसे एक घर दिखाई देता है जहाँ उसे उसके खुद के पुराने सॉन्ग की ट्यून सुनाई दे रही होती है। दरअसल ये ट्यून ब्यूल बजा रही थी क्योंकि वही म्यूजिक सुनते हुए उसकी मौत हुई थी। फिर वूजू ब्यूल के घर में आ जाता है और हैरानी से सब चीजें देखता है जो वूजू से रिलेटेड होती हैं। ये देखकर वो समझ जाता है कि यहाँ रहने वाला उसका सबसे बड़ा फैन है। फिर वो खुद पियानो बजाने बैठता है और ब्यूल उसे देखती जा रही थी। इस तरह पहली बार अपने फेवरेट आइडल को इतने करीब देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। फिर वो जो वही ट्यून बजाता है जिसे सुनकर ब्यूल खुशी से फूली नहीं समाती। लेकिन तभी वो जो रुक जाता है और रोने लगता है कि काश मैं जल्द से जल्द मर जाऊं, मुझे इस दुनिया में नहीं रहना, मैं खुद को खत्म करना चाहता हूँ। अब ये सुनकर ब्यूल हैरान और उदास हो जाती है। साथ ही वो सोचती है कि आखिर वो जो मरना क्यों चाहता है। लेकिन अब ब्यूल उसके आंसू पोंछने की कोशिश करती है तो वूजू को महसूस होता है कि इस घर में कुछ है जिसने उसे छुआ। अब वो सोचता है कि यहाँ कोई भूत है, इसलिए वो जल्दी से उठकर वहाँ से भागने लगता है। फिर बाहर आकर वो देखता है कि इस भूतिया कमरे में भी एक पपी है जिसे शायद भूत ने कैद में रखा है। इसलिए वो सोचता है इससे तो मैं अगली बार बचाऊंगा, लेकिन फिलहाल वो डर के मारे फुल स्पीड में वहाँ से भागता है। हालांकि ब्यूल परेशान होकर वूजू को जाते हुए देखती रहती है और उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का होता है कि उसका फेवरेट आइडल खुद को खत्म करना चाहता है, जो बिल्कुल अच्छी बात नहीं। अब वो इन ख्यालों में इतनी खो जाती है कि उसे वूजू के कॉन्सर्ट की टिकट बुक करने का ध्यान ही नहीं रहता, जबकि उसकी सहेली गाक्षी का टिकट बुक हो चुका था। इसलिए गाक्षी उसे डांटती भी है कि तुम्हें कंसंट्रेट करना चाहिए था। फिर बाहर निकलते वक्त ब्यूल गाक्षी को बता देती है कि वूजू खुद को मारना चाहता है, जिसे सुनकर गाक्षी को भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन गाक्षी उसे एक आइडिया देती है कि क्यों ना हम रोज वूजू के साथ रहें ताकि हमें पता चले कि आखिर वो ऐसा क्यों सोच रहा है।
अब पहले तो ब्यूल मना कर देती है और कहती है कि वूजू को ऐसे फैंस पसंद नहीं जो उस पर नजर रखें, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन फिर भी अगले दिन ब्यूल वूजू पर नजर रखना शुरू कर देती है और बताती है कि वूजू रोज सुबह ठीक 6:30 बजे उठता है और जॉगिंग के लिए जाता है। यहाँ तक कि आइडल बनने के बाद भी उसने एक दिन भी जॉगिंग नहीं छोड़ी, यानी फिटनेस को लेकर वो बहुत सीरियस है। इसके बाद सीन वूजू के घर पर शिफ्ट होता है, जहाँ ब्यूल और गाक्षी पहुंच जाती हैं और मजे से वूजू के घर को घूर रही होती हैं। इसके बाद वो वूजू का फ्रिज देखती हैं, जो पूरी तरह हेल्दी वेजिटेबल्स से भरा होता है। फिर वो देखते हैं कि वूजू के जो फैंस उसे चॉकलेट्स देती हैं वो उन्हें फेंक देता है और वेजिटेबल्स का जूस बनाकर पी लेता है, जिसे देखकर ब्यूल और गाक्षी को अच्छा नहीं लगता। अब ब्यूल कहती है कि इतना तो तय है कि वूजू को कोई भी हेल्थ डिजीज नहीं हो सकती, क्योंकि वो पूरी तरह फिट और सिर्फ हेल्दी खाता है। इसके बाद वूजू अपने मेकअप रूम में आता है, जहां उसका असिस्टेंट नूडल्स खा रहा होता है। अब वूजू उसे ये कहते हुए डांटता है कि मेरे सामने कोई बाहर की चीजें नहीं खाएगा, वरना मुझे भी खाने का मन करेगा। खैर, अब असिस्टेंट पूछता है कि क्या उन स्कूल स्टूडेंट्स पर चार्जेस लगाने हैं जिन्होंने आपके बारे में बुरे कमेंट्स लिखे थे। तो वूजू कहता है, हाँ, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सब पर चार्जेस लगाऊंगा। इस तरह ब्यूल और गाक्षी भी गुस्से में उससे कहती हैं, ये तो पूछने की बात ही नहीं थी, हमारा बस चले तो हम उन एंटी फैंस को नर्क भेज दें। खैर, अब वूजू बात लेने जाता है और कपड़े उतारते वक्त गाक्षी उसकी बॉडी देखने के लिए पीछे पीछे जाने लगती है, लेकिन ब्यूल उसे रोक लेती है कि हमें बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करनी है। अब गाक्षी कहती है कि मैं तो बस इसलिए जा रही थी कि वूजू के पैर के नीचे साबुन ना आ जाए और वो गिर ना जाए। लेकिन ब्यूल उसे समझाती है कि प्लीज मेरी बात समझो, हमें अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। ऊपर से उसके आसपास रहना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो तब जाकर गाक्षी मान जाती है और रुक जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्यूल और गाक्षी डिस्कस कर रही होती है कि वूजू में कोई बुराई नहीं है और वो हेल्दी और फिट भी है, फिर वो खुद को मारने की बातें क्यों कर रहा है। फिर वो सोचती है कि क्या वो ड्रग्स लेता है, इसलिए वो डिप्रेशन में है, क्योंकि प्रिंस और माइकल जैक्सन भी ड्रग्स से मरे थे। इस तरह ब्यूल वूजू के हाथ चेक करती है, लेकिन उसे वहां पर कोई इंजेक्शन के निशान नहीं मिलते, जिससे उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर वूजू खुद को मारने का क्यों सोच रहा है। इसके बाद अगले सीन में वूजू एक दूसरी सिंगर के साथ सॉन्ग रिकॉर्ड करने जाता है, लेकिन बार बार बैकग्राउंड म्यूजिक को दोबारा प्ले करवाता है, यानी स्टाफ को परेशान करता है। और आखिरकार जब म्यूजिक उसे पसंद आता है तो फीमेल सिंगर जोइना अच्छे से गाती है, लेकिन वूजू सभी को रोक देता है कि आज के लिए बस इतना काफी है, मैं कल से सिंगिंग करूंगा। अब जोइना उससे पूछती है कि क्या हम बाहर घूमने चलें, तुम्हारा मूड फ्रेश हो जाएगा, लेकिन वूजू उसे रूड तरीके से मना कर देता है। फिर बाहर मैनेजर उसे समझाता है कि आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हो, कम से कम 2 लाइन तो गा लेते। तो वूजू कहता है, आज मेरा मन नहीं है। वहीं दूसरे रूम में मैनेजर उससे कहता है कि उसे खुद के जाने से पहले उसके स्टाफ को हार्ड वर्क के लिए थैंक्स करना चाहिए, लेकिन वो जो किसी को थैंक्स नहीं करता और उल्टा कहता है कि मैं दूसरा सॉन्ग लिख कर दूंगा, ये वाला बेकार है। और ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद ब्यूल उसे उस मैनेजर के पास आकर बड़बड़ाते देखती है कि आप दिन रात वूजू से इतना काम कराते हो, इसलिए वो चिड़चिड़ा हो गया है। इस बीच जोइना वूजू की शिकायत करने आती है, तो गाक्षी उसे देखकर उसे उल्टा सीधा बोलने लगती है कि वैसे तो ये मेरे वूजू पर लाइन मारती रहती है, लेकिन अब देखो पीछे से बुराई कर रही है। लेकिन तभी ब्यूल गाक्षी को चुप करवाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरे वूजू तो छोटे बच्चे की तरह चाइल्डिश है। फिर रात में हम देखते हैं कि गाक्षी वूजू के बेड पर एंजॉय कर रही होती है, जबकि ब्यूल वूजू और उसकी मॉम की पुरानी फोटो देखकर खुश होती है कि वूजू बचपन में और भी क्यूट था। और वूजू फोन पर भी अपनी पर्सनल डॉक्टर सॉरी से बात कर रहा होता है। तभी ब्यूल और गाक्षी को पता चलता है कि वो एक लड़की से बात कर रहा है, इसलिए अब वो उसकी बातें सुनने के लिए पीछे पीछे चली जाती हैं। अब डॉक्टर सॉरी वूजू को समझाती हैं कि तुम्हें स्लीपिंग पिल्स लेना छोड़ना चाहिए और कोई पेट रख लेना चाहिए जिसके साथ तुम्हारा टाइम पास हो और मन लग सके, ताकि तुम्हें बुरे सपने ना आए। लेकिन वूजू उससे कहता है कि नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। फिर डॉक्टर सॉरी कहती है कि पता नहीं तुम कैसे इतने बड़े घर में अकेले रहते हो, पक्का तुम्हारे आसपास भूत रहते होंगे। अब वूजू इस बात पर हंस देता है और उस कॉल को काट देता है। खैर, अब वूजू रोज की तरह स्लीपिंग पिल्स खाकर सोने चला जाता है।
लेकिन तभी पिल्स का बॉक्स ब्यूल की वजह से नीचे गिर जाता है। अब वूजू हैरानी से मुड़कर देखता है कि आखिर ये खुद ब खुद कैसे गिर गया, और इससे उसकी हालत फिर से डर के मारे खराब हो जाती है। इसलिए अब वो जल्दी से अपने बिस्तर पर लेट जाता है, लेकिन फिर ब्यूल और गाक्षी उसका पीछा नहीं छोड़ती। और इस बीच जब वूजू को बैड ड्रीम्स आते हैं उन्हीं लोगों के टॉक्सिक कमेंट्स की वजह से, तो ब्यूल उसके माथे पर कुछ करती है जिससे वो आखिरकार चैन से सो जाता है। अब वूजू को रिलैक्स देखकर ब्यूल भी राहत की सांस लेती है और अपने घर पर लौटकर सोने चली जाती है, जहां हम देखते हैं कि उसके कंबल और तकिए पर भी वूजू की फोटो चिपकी होती है। अब वो सोचती है, मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि वूजू ने पूरे दिन में एक बार भी स्माइल नहीं की। इसका मतलब उसकी जिंदगी में खुशियां ही नहीं है। तो काश मैं उसके लिए कुछ ऐसा कर पाऊं जिससे वो हमेशा हैप्पी रह सके। इसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां वूजू अभी तक सो रहा होता है। तभी ब्यूल उस जगह पहुंचती है जहां वो रोज जॉगिंग करने जाता है, लेकिन आज उसके वहां नहीं होने से ब्यूल शॉक्ड रह जाती है कि आखिर वूजू जॉगिंग पर क्यों नहीं आया। फिर हम वूजू के असिस्टेंट और मेकअप गर्ल को देखते हैं जो उसके मंगाए हुए फूड को बांट रहे होते हैं। हमें पता चलता है कि आज वूजू ने ढेर सारा अनहेल्दी फूड और जंक फूड खाया है जो उसने पहले कभी नहीं खाया। इतने सालों बाद ये चीजें टेस्ट करके उसे बहुत खुशी मिलती है, लेकिन बाकी लोग उसके बदले बर्ताव से हैरान हो जाते हैं कि आखिर वूजू को हुआ क्या है। साथ ही खुद ब्यूल भी पूरी तरह शॉक्ड होती है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। तभी वूजू अपने असिस्टेंट से कहता है कि मेरे जितने भी ऑनलाइन हेटर्स हैं उन पर अब मैं केस नहीं करना चाहता और ना ही उन पर फाइन लगवाना चाहता हूँ, बल्कि सजा के तौर पर उनसे वॉलंटियर वर्क करवाना चाहता हूँ। तो ये सुनकर ब्यूल और हैरान हो जाती है कि तभी असिस्टेंट कहता है, ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। जिसे सुनकर वूजू उसे थैंक्स कहता है, लेकिन आज वूजू ने पहली बार असिस्टेंट को थैंक्स कहा था, जिसे सुनकर सभी और शॉक्ड हो जाते हैं और खुद असिस्टेंट की आंखों में तो आंसू ही आ जाते हैं कि मैं 7 साल से आपके साथ काम कर रहा हूँ, लेकिन आज तक आपने मुझे थैंक्स नहीं कहा था, और आज अचानक आप इतने बदल कैसे गए? क्या हमें छोड़कर जाने का इरादा है? तो वूजू तो इस बात पर हंसने लगता है, लेकिन ब्यूल इस चीज पर सीरियस हो जाती है कि हाँ, वाकई में कहीं ये सच तो नहीं जो आज वूजू इतना स्ट्रेंज बर्ताव कर रहा है। कहीं वो खुद को मारने की तो नहीं सोच रहा। तभी ब्यूल को मिस्टर गो का कॉल आता है और वो उनके ऑफिस पहुंच जाती है। अब मिस्टर गो उससे पूछता है कि तुम हर समय वूजू के पास क्यों पड़ी रहती हो? तुम्हें तो अपने काम पर फोकस करना चाहिए, तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड कितना खराब है। लेकिन ब्यूल मिस्टर गो से रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज आप वूजू को मत मारो, क्योंकि अगर वो मर गया तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी, यानी मैं भी मर जाऊंगी। तभी मिस्टर गो उसे याद दिलाते हैं कि तुम तो पहले ही मर चुकी हो। फिर ब्यूल कहती है, लेकिन वूजू को खाता पीता देखकर मुझे ऐसा एहसास होता है कि जैसे मैं भी जिंदा हूँ और मरने के बाद मुझे जो याद है वो सिर्फ वूजू है। लेकिन मिस्टर गो उसकी नहीं सुनते, जिससे ब्यूल गुस्से में वहां से चली जाती है। अब उसे जाते देख सभी हैरान रह जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर ब्यूल चाहती क्या है। और इसी के साथ इस ड्रामा का पहला पार्ट यहीं एंड हो जाता है। तो दूसरे पार्ट की शुरुआत में हम ब्यूल को देखते हैं जो रात को अपने घर पर उदास होकर अपनी डायरी देख रही होती है, जिसमें उसने 7 विशेस लिख रखे होते हैं जिन्हें वो इंसान बनकर पूरा करना चाहती थी। उधर वूजू जॉगिंग कर रहा होता है तो उसे अपने असिस्टेंट की कॉल आती है, क्योंकि मैनेजर उससे बात करना ही नहीं चाहता था। लेकिन हम देखते हैं कि वूजू बिना बात किए कॉल काट देता है। अब असिस्टेंट उस मैनेजर को समझाता है कि हमें वूजू को थोड़ा रिलैक्स भी करने देना चाहिए। तभी रेस्टोरेंट के मालिक बाहर आते हैं और पूछते हैं क्या वूजू नहीं आ रहा, तो असिस्टेंट कहता है नहीं। तो ये सुनकर वो बहुत उदास हो जाता है। अब ठीक उसी समय एक ड्राइवर जो नशे में होता है वो वहाँ से गुजर रहा होता है, तो ये देखकर उस रेस्टोरेंट के मालिक उसे रोककर पूछते हैं कि क्या तुम इस हालत में ड्राइव कर लोगे? मेरी मानो तो किसी और को बुला लो और उसे ड्राइव करने दो। लेकिन वो ड्राइवर कहता है नहीं, मैं ठीक हूँ, मैंने ज्यादा तो पिया ही नहीं, और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर ब्यूल अभी उदास बैठी होती है, लेकिन अब उसे एहसास होता है कि कोई बाहर आया है, तो वो बाहर की ओर देखती है। अब देखने पर पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि वूजू होता है, जो पूरी हिम्मत जुटाकर उस जगह वापस आया होता है, वो भी सिर्फ उस पपी की जान बचाने के लिए, क्योंकि उसे लगता है कि इस पपी को किसी बुरी आत्मा ने वहाँ कैद कर रखा है। खैर इसके बाद अब वूजू पपी को उठाकर भागता है
तो ब्यूल एकदम शॉक्ड रह जाती है और सोचने लगती है कि क्या सुपरस्टार वूजू चोरी कर रहा है। इसलिए वो जल्दी से बाहर आती है और वूजू का पीछा करने लगती है, जबकि वूजू बहुत डरा हुआ होता है, इसलिए बार बार पीछे मुड़कर देखता है कि कहीं भूत उसका पीछा तो नहीं कर रहा। लेकिन फिर भी वो रुकता नहीं और पपी को लेकर भाग ही जाता है। तभी ब्यूल की वॉच जो उसके घर पर होती है, उसमें वूजू की डेथ का टाइम सेट हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि जल्दी ही वूजू की मौत होने वाली है। उधर हम देखते हैं कि वही ड्रंक ड्राइवर जो बुरी तरह नशे में होता है, वो अपनी गाड़ी को ठीक से नहीं चला पा रहा होता है, जबकि ब्यूल अभी भी वूजू का पीछा कर रही होती है। अब ये दोनों भागते भागते काफी दूर जाते हैं, लेकिन तभी वूजू अचानक गलती से उस ड्रंक आदमी के ट्रक के सामने आ जाता है, जिसे देखकर वो बुरी तरह शॉक्ड हो जाता है और अपनी जगह से हिल नहीं पाता। लेकिन ये देखकर ब्यूल के भी होश उड़ जाते हैं और वो सोचने लगती है कि क्या वूजू का एक्सीडेंट होने वाला है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि ब्यूल वूजू को मरते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए वो जोर से उसे धक्का मार देती है, जिससे वो एक साइड में जाकर गिर जाता है, जबकि वो ट्रक ब्यूल के अंदर से होता हुआ दूसरी तरफ निकल जाता है और सामने वाली दीवार से जाकर टकरा जाता है, जिससे ड्राइवर का गंभीर एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वूजू भी साइड में गिरकर बेहोश हो जाता है, लेकिन अब ब्यूल बहुत परेशान होती है क्योंकि उसने एक बार फिर ग्रिम रीपर के नियम तोड़ दिए हैं। तभी हमें यंकी की कार दिखाई देती है, जिससे पता चलता है कि वूजू का टाइम खत्म हो चुका है। इससे वो बहुत खुश होता है कि वूजू की आत्मा को अपने साथ ले जा सकेगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि यंकी खुशी खुशी एक आत्मा को वूजू की आत्मा समझकर आफ्टर वर्ल्ड में ले जाता है और कहता है कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन फिर भी मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप मेरी कार में बैठे हो। वैसे मुझे ऐसे मौके पर हंसना नहीं चाहिए, लेकिन मैं खुद को बहुत लकी मान रहा हूँ कि मुझे आप जैसे वीआईपी आत्मा को आफ्टर वर्ल्ड में ले जाने का मौका मिला। काश आपके चेहरे पर चोट न लगी होती तो मैं आपके साथ सेल्फी ले लेता। पर तभी वो आत्मा जो वूजू की नहीं बल्कि ड्रंक ड्राइवर की है, वॉमिट करने लगती है, जिसमें यंकी कहता है, अरे नहीं प्लीज ऐसा मत कीजिए। लेकिन फिर अगले ही पल कहता है, ठीक है कोई बात नहीं, आपके फैन होने के नाते मैं सब साफ कर दूंगा, बस मुझे आफ्टर वर्ल्ड जाकर भूल मत जाना। अब ये सीन यहीं पर कट हो जाता है, जिसके बाद हमें मिस्टर गो को बहुत गुस्से में दिखाया जाता है, लेकिन उन्हें ऊपर से शिकायत मिली है कि उनके ग्रिम रीपर्स ने काम खराब कर दिया है। जहां एक ने वूजू की जान बचा ली तो दूसरे ने गलत आत्मा को आफ्टर वर्ल्ड में भेज दिया। अब मिस्टर गो यंकी को अपने सामने बुलाकर डांटते हैं कि क्या तुम नॉर्थ कोरिया से हो जो साउथ कोरिया के ग्रिम रीपर्स का नाम मिट्टी में मिला रहे हो? आखिर तुम बिना फेस और आईडी चेक किए किसी दूसरी आत्मा को आफ्टर वर्ल्ड कैसे भेज सकते हो? क्या तुम्हारा इरादा मेरी कंपनी को बंद कराने का है? अब यंकी नॉन स्टॉप माफी मांगता है कि अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी, मैंने एक्साइटमेंट में ध्यान नहीं दिया। लेकिन हम देखते हैं कि मिस्टर गो उसे मार मार कर ऑफिस से भगा देते हैं। फिर जब ब्यूल वहां पहुंचती है तो मिस्टर गो पहले अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं और फिर उसे बाहर चलकर बात करने को कहते हैं। इसके बाद मिस्टर गो ब्यूल को कई चीजें याद दिलाकर उसे जॉब से निकाल देते हैं, क्योंकि उसने आज तक ग्रिम रीपर की जॉब सही से नहीं की। तभी ब्यूल उदास होकर कहती है, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था वूजू की जान बचाने के अलावा, लेकिन ड्राइवर की मौत तो वैसे भी होती क्योंकि वो ड्रंक था और फिर भी गाड़ी चला रहा था, जिस वजह से वो दीवार से टकराया। जिस पर मिस्टर गो कहते हैं, लेकिन तुम्हारा काम लोगों की जान बचाना नहीं, इसलिए मैं तुम्हें वापस काम पर नहीं रख सकता। खैर अब सीन बदलता है। अब हमें ब्यूल को अपनी स्कूल यूनिफॉर्म देखते हुए दिखाया जाता है, जो फिर से उसे पहन लेती है और मिस्टर गो की बात याद करने लगती है कि कैसे मिस्टर गो ने सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद करके उससे सीक्रेट बातचीत की थी। असल में उन्होंने बताया था कि तुम वापस इंसान बन सकती हो, क्योंकि मिस्टर गो को अच्छे से पता है कि ब्यूल का कितना मन है इंसान बनने का और वूजू के साथ रहने का। ये सुनकर ब्यूल शॉक्ड रह जाती है कि क्या सच में ऐसा पॉसिबल है? तो मिस्टर गो कहते हैं, हाँ, ऐसा पहले भी 1-2 बार हो चुका है कि लोग मरने के बाद भी जिंदा हुए। इसके लिए बस तुम्हें फुल फोकस करना होगा
और फिर तुम ठीक उसी दिन उसी समय उसी कार से टकरा कर वापस इंसान बन जाओगी। वो ये भी कहते हैं कि इस काम के लिए तुम्हें कुछ परमिशन चाहिए होगी जो मैं तुम्हें दे दूंगा। इसलिए याद रहे, अगर तुम्हारी 7 विशेस पूरी हो गई तो तुम वापस मर जाओगी। और वूजू की बात करें तो अगर तुमने उसे फर्स्ट स्नो में पहले मरने से बचा लिया तो वो भी हमेशा के लिए जिंदा रह पाएगा। तो ये सुनकर ब्यूल खुश हो जाती है। अब इन सभी बातों को सुनकर मिस्टर गो ब्यूल को भी स्मार्ट वॉच देते हैं जैसे यंकी को प्रमोशन पर मिली थी, और उसे गुड लक कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकता हूँ, बाकी आगे सब तुम्हें खुद ही संभालना होगा। अब ब्यूल उन्हें दिल से थैंक्स करती है और बाहर आकर अपनी साइकिल पर बैठ जाती है क्योंकि वो जाने के लिए तैयार थी। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो जो अपनी वैन में होता है और कहीं जा रहा होता है। अब ब्यूल ठीक उसी समय पर वही म्यूजिक सुनते हुए उसी जगह पहुंच जाती है जहां उसका एक्सीडेंट हुआ था, और जैसे ही वो वैन दिखती है तो वो जानबूझकर उससे टकरा जाती है। अब ठीक समय पर टक्कर होने से वो अचानक फिर से विजिबल हो जाती है और उसका एक बार फिर गंभीर एक्सीडेंट हो जाता है। अब वूजू और उसका असिस्टेंट इस नजारे को देखकर बुरी तरह शॉक्ड रह जाते हैं कि आखिर उन्होंने उसे कैसे हिट कर दिया। वही ब्यूल उल्टा खुशी के साथ पीछे गिरती है क्योंकि अब वो फाइनली इंसान के शरीर में वापस आ चुकी है और विजिबल हो चुकी है। इसी वक्त हमें उसके हाथ पर 7 सितारे दिखाई देते हैं जो असल में ब्यूल की विशेस होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वूजू जल्दी से वैन से बाहर आता है और ब्यूल को देखने लगता है। ये असल में वही सीन है जो एपिसोड 1 की शुरुआत में दिखाया गया था जब वूजू ब्यूल को देखने आया था। अब ब्यूल भी वूजू को देखकर मुस्कुराती है लेकिन फिर वहीं बेहोश हो जाती है। अब हमें मिस्टर गो को दिखाया जाता है जो आराम से चाय पी रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि ब्यूल फिर से जिंदा हो चुकी है। अब वो कुछ सोचने लगते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर अगले सीन में एक एम्बुलेंस ब्यूल को लेकर हॉस्पिटल ले जाती है जहां हमें उसके साथ यसु दिखता है जो डॉक्टर सॉरी को पसंद करता था। फिर हमें पता चलता है कि हॉस्पिटल में पहुंचने पर डॉक्टर सॉरी ही ब्यूल का इलाज करने वाली थी। सीन फिर से कट होता है और हमें वही बच्ची दिखाई देती है जिसकी जान ब्यूल ने बचाई थी। असल में उसे ब्यूल का चेहरा अभी भी याद होता है, इसलिए वो ब्यूल को देखकर डर रही होती है। फिर ब्यूल आखिरकार अपनी आंखें खोलती है और महसूस करती है कि वो वापस जिंदा हो चुकी है और उसे अपनी बॉडी वापस मिल गई है, यानी ये उसका कोई सपना नहीं। इसलिए वो इंसान बनकर बहुत खुश है। उधर यसु डॉक्टर सॉरी के साथ ब्यूल से मिलने आता है लेकिन अजीब बर्ताव करता है जैसे वो ब्यूल को देखकर हैरान हो या उसे जानता हो। इसके बाद डॉक्टर सॉरी यसु से पूछते हैं कि क्या तुम इस लड़की को जानते हो, लेकिन वो भी उसका जवाब नहीं देता। फिर जब वो ब्यूल के रूम में पहुंचती है तो पता चलता है कि वो वहां से गायब है। दरअसल ब्यूल की वॉच में फिर से वूजू की डेथ का टाइम शुरू हो चुका था, इससे वो वूजू को बचाने के लिए वहां चली जाती है। दूसरी ओर हम वूजू को स्टेज पर देखते हैं जो अपनी फैंस के सामने परफॉर्म कर रहा था। तभी ब्यूल भी वहां पहुंच जाती है और वूजू के लिए परेशान हो उठती है। वो चारों तरफ देखकर यही सोचने लगती है कि यहाँ कौन सा हादसा होगा, लेकिन तभी उसकी नजर ऊपर की लाइट पर पड़ती है जो हिल रही होती है और ये देखकर वो समझ जाती है कि वो लाइट ही वूजू के ऊपर गिरने वाली है। इधर उसकी वॉच में भी समय खत्म होने वाला था, इसलिए ब्यूल फुल स्पीड से दौड़ती है और स्टेज पर पहुंचकर वूजू को धक्का देकर साइड कर देती है। अभी सभी लोग इस नजारे को देखकर शॉक्ड रह जाते हैं कि आखिर ये लड़की कौन है और ऐसा क्यों कर रही है। इस बीच सभी का फोकस इन दोनों पर चला जाता है जिसकी वजह से ये सब टीवी पर लाइव दिख रहा था। उधर डॉक्टर सॉरी और यसु भी ये सब टीवी पर देख लेते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर ब्यूल वहां कब पहुंची और ऐसा क्यों कर रही है। इधर वूजू भी हैरानी से ब्यूल को देखता है, लेकिन तभी हमें मिस्टर गो की बात सुनाई देती है जो किसी को फोन पर बता रहे थे कि आने वाले समय में ब्यूल ही वूजू की डेथ की असली वजह बनेगी। उधर ब्यूल अब लाइट को देखती है और अपना चेहरा नीचे कर लेती है क्योंकि लाइट ठीक उसके ऊपर गिरने वाली थी। पर वूजू भी फाइनली देख लेता है कि ऊपर से लाइट गिरने वाली है, इसलिए वो ब्यूल को अपने साथ लेकर साइड में चला जाता है और समझ जाता है कि ब्यूल उसे बचाने आई थी। फिर आखिरकार वो लाइट नीचे गिरती है लेकिन ये दोनों बच जाते हैं। फिर वूजू भी हैरानी से ब्यूल को देख रहा होता है। साथ ही हम देखते हैं कि अब ब्यूल के हाथ से एक सितारा गायब हो जाता है, यानी उसकी एक विश पूरी हो चुकी है। अब भले ही ब्यूल ने वूजू की जान बचा ली हो, पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है
क्योंकि उनका मानना है कि शायद लाइट को वूजू के ऊपर गिराने की साजिश इस लड़की ने ही रची थी। अब वूजू अपने असिस्टेंट से पूछता है, वैसे ये लड़की कौन है और एक्सीडेंट के बाद इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई? तो असिस्टेंट कहता है, बस तुम्हारी क्रेजी फैन है जो तुम्हारे अटेंशन पाने के लिए सब कर रही है। साथ ही वो वूजू को सलाह देता है, तुम्हें एक गर्लफ्रेंड बना लेनी चाहिए, तभी तुम रोमांटिक सॉन्ग्स लिख पाओगे, क्योंकि प्यार भरे शब्द दिल से निकलते हैं, दिमाग से नहीं। अब वूजू भी सोचने लगता है कि क्या सचमुच मुझे गर्लफ्रेंड बना लेनी चाहिए। खैर, अब हम ब्यूल को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहाँ उससे कई सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन तभी यसु वहां पहुंच जाता है, जो ब्यूल को हॉस्पिटल ले गया था और उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है। अब यसु की माँ कहती है कि ये लड़की कौन है, तो यसु कहता है कि मुझे बस इतना पता है कि परेशानी में है और इसे मेरी मदद की जरूरत है, शायद ये अपने घर से भागी हुई है। अब ब्यूल भी ये सब सुनती रहती है और सोचने लगती है कि आखिर वो उसकी मदद क्यों कर रहा है। खैर, इसके बाद जब यसु उसे अपने कपड़े देने आता है तो ब्यूल उसे थैंक्स करती है और कहती है, मैं घर से भागी हुई नहीं हूँ। फिर पूछती है, वैसे मेरी मदद क्यों कर रहे हो? तो यसु कहता है, तुम मुझे किसी की याद दिलाती हो, पर मुझे यकीन नहीं है कि तुम वही लड़की हो या नहीं, लेकिन फिर भी तुम जितना समय चाहो यहाँ पर रह सकती हो। तो इसके लिए ब्यूल उसको थैंक्स करती है। उधर वूजू अपने सॉन्ग लिखने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ लिख नहीं पाता, क्योंकि उसे सचमुच प्यार करने वाला शख्स चाहिए जिसके बारे में सोचकर वो सॉन्ग लिख सके। इसके बाद वो टाइम पास के लिए पपी के साथ खेलने लगता है और कहता है, तुम वैसे बहुत क्यूट हो। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि वूजू सभी ऑनलाइन हेटर्स से वॉलंटियर वर्क करवा रहा है, जिसमें वही बस स्टॉप वाली लड़की भी शामिल होती है। फिर वो उनसे कैमरा के सामने स्माइल करने को कहता है और इन सभी के बीच ब्यूल भी होती है, जो इस वूजू को ही देख रही होती है। देन आखिर में एक ग्रुप फोटो क्लिक होती है, जबकि असल में ब्यूल हर समय वूजू के साथ रहने की कोशिश कर रही होती है, ताकि फर्स्ट स्नोफॉल से पहले तक वो उसकी जान बचा सके। इसके बाद अब वूजू जाने लगता है तो ब्यूल की वॉच में फिर से वूजू की डेथ का टाइमर सेट हो जाता है, जिससे वो फिर से परेशान हो उठती है और वूजू के सामने जाने की कोशिश करती है, लेकिन खुद ही जल्दबाजी में गिर जाती है। तभी हम देखते हैं कि गाक्षी वहां आती है, जिसका मतलब है कि ब्यूल इंसान बनने के बाद भी गाक्षी को देख सकती है। अब गाक्षी उसे एक आइडिया देती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर अगले सीन में ब्यूल मेकअप आर्टिस्ट की ड्रेस पहने होती है, जिस वजह से असिस्टेंट और वूजू से पहचान नहीं पाते। अब असिस्टेंट के सो जाने से एक्सीडेंट होने वाला होता है, लेकिन ब्यूल उसे एक थप्पड़ मारती है, जिससे वो उठ जाता है। अब एक्सीडेंट होने से तो बच जाता है, लेकिन वैन इधर उधर होने लगती है। फिर वूजू उसे संभाल लेता है और असिस्टेंट को डांटता है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है। खैर, अब जो भी हो, लेकिन अब ब्यूल चैन की सांस लेती है, क्योंकि उसने फिर से वूजू की जान बचा ली थी। अब क्योंकि ब्यूल मेकअप आर्टिस्ट बनी हुई थी, इसलिए थोड़ी देर बाद वूजू से मेकअप करने को कहती है। फिर शुरू में ब्यूल को परेशानी होती है, लेकिन बाद में वो प्यार से उसका मेकअप करने लगती है। थोड़ी देर बाद अब असिस्टेंट आता है तो वूजू को देखकर बेहोश होने लगता है, क्योंकि वूजू को पता चलता है कि ब्यूल ने उसका ग्रिम रीपर स्टाइल मेकअप कर दिया था, जिससे वो समझ जाता है कि ये कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं है। अब ब्यूल उसे एक्सप्लेन करती है कि मैं बस आपकी जान बचाने के लिए ये सब कर रही हूँ, लेकिन फिर भी वूजू उसे फिर से अरेस्ट करवा देता है और पुलिस स्टेशन में उसे एक बार फिर वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता है। इसके अगले सीन में ब्यूल वूजू के घर के बाहर होती है, जहाँ गाक्षी और वो उसके घर को अनलॉक करती है और फिर अंदर जाकर ब्यूल सभी स्लीपिंग पिल्स फेंक देता है। अब ये दोनों बात कर रही होती हैं कि तभी गाक्षी लिपस्टिक से मिरर पे कुछ लिख देती है, जिसके लिए ब्यूल उसे डांटती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन तभी पता चलता है कि वूजू भी घर में आ रहा है, इसलिए ब्यूल जल्दी से चुप हो जाती है। फिर अब वूजू अपने रूम में जाता है तो मिरर पर लिखी लाइन, हम आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे, ये देखकर वो शॉक्ड रह जाता है। अब उसे समझ नहीं आता कि आखिर में किसने लिखा होगा, इसलिए वो नीचे चेक करने जाता है कि घर में कोई था तो नहीं। फिर ब्यूल उसे देखकर डरती है कि कहीं वो पकड़ी ना जाए, लेकिन इससे पहले वूजू उसे पकड़ पाए वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वूजू अपना सीसीटीवी कैमरा चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसके घर में वही लड़की घुसी थी जिसने स्टेज पर उसकी जान बचाई थी, और साथ में ही वो देखता है कि वो लड़की उसके पपी को भी साथ ले गई है। इसलिए अब वो कॉल पर असिस्टेंट से ब्यूल के घर का पता लगवाता है ताकि पपी को वापस ला सके। उधर हम देखते हैं कि ब्यूल यसु के घर के पास पहुंचती है, जहां वहीं सभी बच्चे होते हैं जिसकी जान ब्यूल ने बचाई थी।
अब वो बच्ची फिर से उसे देखकर डरने लगती है और पूछती है, क्या तुम मुझे अपने साथ ले जाने के लिए आए हो? तो ब्यूल कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब हम वूजू को यसु के घर के बाहर देखते हैं, जहाँ उसने अपने पपी भी जहाँ उसे अपना पपी भी दिख जाता है। इसलिए वो इन बच्चों से कहता है कि उसे मुझे दे दो, ये मेरा है। लेकिन तभी उस घर के अंदर किसी के गाने की आवाज सुनाई देती है और वो वूजू का ही सॉन्ग होता है। ये चेक करने के लिए अब वो घर के अंदर चला जाता है। फिर अंदर ब्यूल वूजू का सॉन्ग बहुत प्यारी आवाज में गा रही होती है। वूजू उसे देख लेता है और पहली बार ब्यूल उसे गाते हुए अच्छी लगती है। फिर वो उसे कहता है कि ये तो मेरी फर्स्ट एल्बम का फर्स्ट सॉन्ग है, जिसे ज्यादा लोग नहीं जानते। इसका मतलब तुम सचमुच मेरे सबसे बड़े फैन हो। अब पहले तो ब्यूल के होश उड़ जाते हैं वूजू को घर में देखकर, और वो बच्ची भी सरप्राइज हो जाती है। इसलिए अब वो बच्ची उसे ऑटोग्राफ मांगती है, जिसके बाद वो ऑटोग्राफ लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वूजू ब्यूल के पास आता है और ये पहली बार है जब वो उसे गुस्सा नहीं दिखाता। फिर वो पूछता है, तुमने मेरे डॉग को क्यों चुराया? तो ब्यूल कहती है, डॉग मैंने नहीं बल्कि आपने चुराया था। जिस पर वूजू हंसने लगता है और कहता है, इसका मतलब तुमने मुझ पर काफी समय से नजर रखी हुई है। तो ब्यूल उसे एक्सप्लेन करती है, हाँ, और ये सब मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे बस आपकी जान बचानी है। इसलिए प्लीज फर्स्ट स्नो होने से पहले मुझे अपने साथ रहने दो। इस पर वूजू कहता है कि क्या तुम भविष्य देख सकती हो जो ऐसा बोल रही हो? और वैसे भी तुम्हें क्या, मैं मरूं या जीऊं, तुम हो कौन? लेकिन तभी उसे अपने असिस्टेंट की सलाह याद आती है कि उसे डेटिंग ट्राई करनी चाहिए। इसलिए अब वो ब्यूल के पास बैठ जाता है और पूछता है, क्या हम कल बाहर जा सकते हैं? ये सुनकर ब्यूल के होश उड़ जाते हैं और वो उसे हाँ कर देती है। इसके बाद हमें ब्यूल को गाक्षी के साथ दिखाया जाता है, जहाँ गाक्षी उसे कहती है कि तुम बहुत लकी हो, लेकिन क्या तुम उसके साथ ऐसे जाओगे? यानी क्या तुम्हारे पास पैसे हैं नए कपड़े खरीदने के लिए? तो ब्यूल को याद आता है कि जब वो उस बूढ़े की आत्मा को लेने गई थी तो उसने अपनी बैंक बुक उसके पास छोड़ दी थी। फिर उसे चेक करने पर दोनों को पता चलता है कि उसमें बहुत सारे पैसे हैं। तो फिर क्या था, दोनों शॉपिंग शुरू कर देते हैं और ढेर सारी चीजें खरीदते हैं। यहाँ ब्यूल को वूजू के साथ पहनने के लिए एक ड्रेस बहुत पसंद आती है, जिसमें वो पहले से अलग दिखती है। फिर जब वूजू ब्यूल को लेने जाता है तो उसे नोटिस होता है कि आज वो काफी अलग लग रही है। इसके बाद अब ब्यूल कार में बैठती है और वूजू से उसका नाम पूछता है। अब ब्यूल हड़बड़ाहट में उस बूढ़े के नाम को ही अपना नाम बता देती है, जिसके बाद वूजू कहता है कि बहुत अजीब नाम है। फिर वो पूछता है, तुम्हें कहाँ जाना है? तो ब्यूल कहती है, अम्यूजमेंट पार्क। जो पहले तो वूजू मना करता है, पर जब ब्यूल कहती है कि क्यों आप डरते हो, तो वो मजबूरी में हाँ कर देता है। अब अम्यूजमेंट पार्क में पहुंचकर वूजू की हालत देखने लायक होती है, क्योंकि उसे राइड्स से डर लगता है और उसका बुरा हाल हो जाता है। वहीं ब्यूल सभी राइड्स का मजा ले रही थी और फोटो भी क्लिक कर रही थी। फिर वूजू कहता है, अब कहाँ चलना है? तो ब्यूल कहती है, अब हम बच्चों वाली राइड्स में जाएंगे ताकि आपको डर न लगे। इसके बाद वो दोनों एक साधारण राइड पर बैठ जाते हैं, जहाँ वूजू ब्यूल को खुश देखकर खुश होता है। जहाँ गलती से दोनों के हाथ टच हो जाते हैं तो ब्यूल अपना हाथ पीछे कर लेती है, लेकिन फिर भी वूजू उसका हाथ पकड़ लेती है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को ध्यान से देखने लगते हैं और ये पल यहीं पर यादगार बन जाता है। लेकिन जब ब्यूल घर लौट रही होती है तो उसके हाथ से एक सितारा मिट जाता है, क्योंकि उसका सपना जिसे वो पसंद करती है उसके साथ अम्यूजमेंट पार्क जाना था, वो पूरा हो चुका था। इसके बाद हम वूजू को सॉन्ग लिखते हुए देखते हैं और अब वो प्यारी प्यारी लाइनें भी बना रहा था। फिर काम खत्म करने के बाद वो ब्यूल से अगले दिन मिलने की बात करता है, तो ब्यूल कहती है, इस बात पर खर्चा मेरी तरफ से होगा। लेकिन जब वूजू ब्यूल की बताई जगह पर पहुंचता है तो ढेर सारी डिशेस देखकर हैरान रह जाता है जो ब्यूल ने ऑर्डर की थी। फिर खाना खाते वक्त ब्यूल का चेहरा गंदा हो जाता है और वो वूजू उसे टिश्यू पेपर देता है। यहाँ ब्यूल को समझ नहीं आता कि किस तरफ साफ करना है, तो वूजू खुद उसका चेहरा साफ कर देता है। ये सब ब्यूल को इतना अच्छा लगता है कि वो टिश्यू फेंकती ही नहीं बल्कि याद के लिए अपने बैग में रख लेती है। इसके बाद अगले सीन में हम दोनों को गेम खेलते हुए देखते हैं, जहाँ ब्यूल को एक लॉकेट चाहिए था, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी वूजू से जीत नहीं पाता। तब फिर से वूजू के डेथ का टाइमर सेट हो जाता है और ब्यूल नोटिस करती है कि ऊपर से एक बोर्ड वूजू पर गिरने वाला है। इसके बाद वो वूजू से चलने को कहती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता।
अब ब्यूल खुद कोशिश करके उसके लिए खरगोश जीत लेती है और वूजू का हाथ पकड़कर वहां से ले जाती है। इसके बाद दोनों के हटते ही वो बोर्ड नीचे गिर जाता है, जिसे वूजू भी बड़ी हैरानी से देखता है। तभी हम देखते हैं कि दूर से यंकी भी इन दोनों पर नजर रख रहा था। इसके बाद ये दोनों बस स्टॉप पर पहुंचते हैं, जहां बस आने पर वूजू ब्यूल से जाने को कहता है। फिर ब्यूल उस बस में बैठ जाती है और वूजू को बाय करती है और वूजू भी उसे बाय करता है। इसके बाद यंकी मिस्टर गो से ब्यूल की शिकायत करता है कि वो हर बार वूजू कैसे बचा लेती है। तो मिस्टर गो कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द ब्यूल ही वूजू की डेथ का कारण बनेगी। फिर अगले दिन हम ब्यूल को वूजू के घर में देखते हैं, जहां उसने उस खरगोश में अपनी आवाज रिकॉर्ड की थी। उसमें वो बताती है कि वूजू को कितना पसंद करते हैं। इसके बाद वो पियानो बजाने लगती है। तभी वूजू भी वहां आता है और उसे ब्यूल की ट्यूशन बहुत पसंद आती है। इसके बाद वो ब्यूल उसे सिखाती है और दोनों साथ में पियानो बजाते हैं और एक अच्छा वक्त बिताते हैं। इस बीच दोनों के हाथ पर टच हो जाता है तो ब्यूल नर्वस होकर पीछे जाने लगती है, लेकिन तभी काक्षी सारी लाइट्स ऑन ऑफ करने लगती है ताकि ब्यूल वहां रुक सके। और ऐसा ही होता है, क्योंकि वूजू को डार्कनेस से डर था, वो ब्यूल को रोक लेता है। इसके बाद वो दोनों बैठकर देर तक बातें करते हैं। इस बीच ब्यूल वूजू को समझाती है कि जब उसे डार्कनेस से डर लगता है तो उसे मम्मी को याद करना चाहिए। तो ये बात सुनकर वूजू को भी बहुत अच्छा लगता है। फिर अगले दिन जब वूजू ब्यूल को देखता है तो वो डॉग के साथ खेल रही होती है। अब वूजू को ब्यूल पसंद आने लगती है और इसलिए वो उसके पास आता है। हालांकि ब्यूल को समझ नहीं आता कि उसका क्या होगा, लेकिन जब वो वूजू से हग करता है तो वो शॉक्ड रह जाती है और उसे भी यह अच्छा लगता है। इसके बाद हम वूजू को एक सॉन्ग रिकॉर्ड करते हुए देखते हैं, जो उसने ब्यूल से जुड़ी हुई अच्छी यादों को याद करके बनाया था। अब वूजू से प्यार की भावनाएं जाग रही होती हैं, लेकिन बाद में वो रिकॉर्डिंग पूरी होने पर अपने मैनेजर के पास आता है तो वो उसकी बहुत तारीफ करता है। लेकिन तभी उसका असिस्टेंट कहता है कि वूजू का फेक रिलेशनशिप काम कर रहा है। तो मैनेजर पूछता है, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उस लड़की अपनी फैन गर्ल को डेट कर रहे हो? अब ब्यूल बाहर से ये सब सुन रही होती है कि तभी अंदर असिस्टेंट बताता है कि वूजू बस सॉन्ग बनाने के लिए ब्यूल के साथ डेटिंग की एक्टिंग कर रहा था। तभी वो दूसरी फीमेल सिंगर आती है कि मुझे नहीं पता था कि वूजू का स्टैंडर्ड इतना कम है, क्योंकि अगर डेट करना ही था तो वो मुझे चुन सकते थे। अब ये सब सुनने के बाद वूजू कुछ कह पाए तभी ब्यूल का सामान नीचे गिर जाता है और सभी को पता चल जाता है कि उसने सब सुन लिया। इसके बाद ब्यूल रोते हुए वहां से चली जाती है और उससे पहले कि वूजू उसके पीछे जाए वो मैनेजर उसे रोक लेता है, वो भी ये कहते हुए कि उसे जाने दो, अब वो तुम्हारे किसी काम की नहीं रही। लेकिन वूजू उसके बावजूद उसके पीछे जाता है और जो सॉन्ग उसने रिकॉर्ड किया था उसे डिलीट कर देता है। इसके बाद वो वहां से चला जाता है और बाहर जाकर देखने पर उसे पता चलता है कि ब्यूल बस स्टॉप पर होती है। फिर वूजू वहां आकर उससे सॉरी कहता है और उसे बताता है कि हाँ, पहले मैं तुम्हारे साथ इसलिए था ताकि मैं डेटिंग ट्राई कर सकूं, यानी एक तरह से मैंने तुम्हारा यूज किया, लेकिन अब मेरी फीलिंग्स सच्ची हैं, इसलिए इन लोगों की बातों में मत आओ। इस तरह वो ब्यूल को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी ब्यूल को याद आता है कि फर्स्ट किस भी उसकी एक विश है, जिसे पूरा करने से एक और सितारा कम हो जाएगा। इससे वो तुरंत वहां से पीछे हटती है और उठकर भाग जाती है, लेकिन वो जो समझ नहीं पाता कि आखिर ब्यूल ऐसा क्यों कर रही है। इसके बाद वो जो वापस घर आता है, जहां उसे शर्मिंदगी और पछतावा होता है कि शायद उसने आज थोड़ी जल्दबाजी कर दी, यानी उसे किस करने से पहले थोड़ा वेट करना चाहिए था। अब वो उस बनी टॉय से बात करता है कि वो ब्यूल को कितना पसंद करता है, तो उसकी ये बात उस टॉय में रिकॉर्ड हो जाती है। तो यही आवाज उसके पुराने बनी टॉय से भी आती थी, जो उसे उसकी फर्स्ट फैन गर्ल ने दिया था। फिर अगले दिन वूजू अपने असिस्टेंट से उस लेटर को ढूंढने को कहता है, जो उसकी फर्स्ट फैन गर्ल ने उसे दिया था, वो भी उसी बनी टॉय के साथ। तो वो असिस्टेंट उससे कहता है, ओह, तो तुम्हें वो लेटर अब तक याद है? ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए उसे ढूंढ दूंगा। इसके बाद अगले दिन हम ब्यूल को रिकॉर्डिंग रूम में देखते हैं, जहाँ वूजू ने उसे बुलाया था, क्योंकि वो चाहता था कि उसका नया सॉन्ग ब्यूल की आवाज के साथ ही लॉन्च हो। हालांकि वहां मौजूद बाकी सभी लोग ब्यूल को देखकर परेशान थे, लेकिन उन्हें लगता था कि ब्यूल को गाना नहीं आता, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ब्यूल को उस पर भरोसा था। फिर हम देखते हैं कि जब ब्यूल गाना गाना शुरू करती है तो तभी उसकी प्यारी आवाज सुनकर सभी शॉक्ड रह जाते हैं और कहते हैं कि ब्यूल की आवाज कितनी फ्रेश और वार्म है। इसके बाद ब्यूल वो गाना गाते वक्त वूजू से जुड़ी अपनी सारी बातें याद करती है, जिसे वूजू भी खुश होकर फील कर रहा होता है।
लेकिन तभी अचानक उसे अपनी एक्सीडेंट का दिन याद आता है, जब उसका एक्सीडेंट हुआ था और यसु जिसके घर में ब्यूल इस समय में रह रही थी, वो ब्यूल को देखने आया था। अब ये जानकर कि ब्यूल का एक्सीडेंट यसु ने करवाया था, वो बुरी तरह शॉक्ड रह जाती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हम गाक्षी और ब्यूल को बात करते देखते हैं, जहां ब्यूल उसे सब बताती है कि एक्सीडेंट वाले दिन यसु वहीं पर था। वो कहती है, जब से मैं इंसान बनी हूँ तो मैं बस हर समय वूजू के बारे में सोचती रहती हूँ, जबकि मुझे ये तक नहीं पता कि मेरा असली नाम क्या है और ना ही मुझे मेरी कोई मेमोरी याद है। तभी गाक्षी उसे हिम्मत देती है कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद अगले सीन में हम यसु को उस हॉस्पिटल में एक लेडी से मिलते हुए देखते हैं, जिसका वो लंबे समय से ख्याल रख रहा होता है। लेकिन आखिर ये लेडी कौन है, ये हमें साफ बताया नहीं जाता। अब हम ब्यूल को देखते हैं, जिसे वूजू ने मैसेज किया था और पूछा था कि फिलहाल तुम क्या कर रही हो। लेकिन ब्यूल यहाँ पर वूजू से ठीक से बात नहीं कर रही थी, क्योंकि उसके दिमाग में फिलहाल यसु का धोखा घर किए हुए था और वो सोच रही थी कि आखिर यसु ने उसे धक्का क्यों दिया होगा। इधर जवाब न मिलने पर वूजू उसे मजाक में कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी तो मेरा फोन वापस कर दो। वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वो मोबाइल वूजू ने ही ब्यूल को गिफ्ट किया था। अब ब्यूल कहती है कि हाँ ठीक है, मैं कल तुम्हारे मैनेजर को मोबाइल दे जाऊंगी। ये मैसेज देखकर वूजू हंसता है और कहता है, देखो तो इस लड़की को मुझे कैसे एटीट्यूड दिखा रही है, जैसे मुझ में इंटरेस्टेड ही ना हो। लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद को दिलासा दे रहा होता है कि नहीं, ये सिर्फ एक मजाक होगा, इससे मुझे उसके पास जाकर ही बात करनी होगी। उधर अगले सीन में हम यसु और ब्यूल को आमने सामने देखते हैं। असल में ब्यूल उसके पास उसी मामले में पूछताछ करने आती है, जिसके लिए वो कंफ्यूज थी। अब वो उसे कहती है कि आप मुझे पहचान गए थे ना, आपको पता था ना मैं कौन हूँ। इस तरह वो एक साथ कई सवाल पूछती है कि आपने मेरा एक्सीडेंट क्यों करवाया था। वैसे वो एक्सीडेंट आपसे गलती से हुआ होगा, है ना, क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हो, तभी तो दूसरी बार भी आपने मेरी जान बचाई। लेकिन क्या आपको मेरे पेरेंट्स के बारे में पता है कि वो कहाँ है और कौन है, और मेरा असली नाम क्या है। तो यसु यहाँ पर कोई जवाब नहीं देता, बल्कि भावुक होकर ब्यूल को हग कर लेता है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन कल पार्क में मैं तुम्हारी सारी बातों का जवाब दूंगा और तुम्हारी माँ के बारे में भी बताऊंगा। अब ये सुनकर ब्यूल चुप हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ एकदम से पहुंचा वूजू उन दोनों को साथ में देख लेता है और जलन से भर जाता है। यहाँ उसको एक गलतफहमी हो जाती है कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इसके बाद गुस्से में वूजू घर लौटते हुए बहुत परेशान हो जाता है और उसे फिर से नींद नहीं आती। अब उसकी स्लीपिंग पिल्स का बॉक्स भी खाली हो चुका था, इसलिए वो परेशान होकर बैठ जाता है। दरअसल ब्यूल के आने से पहले वो टॉक्सिक कमेंट्स की वजह से डिप्रेशन में रहता था और अक्सर खुद को मारने के बारे में सोचता रहता था। लेकिन जब से ब्यूल आई थी तब से उसे अच्छा लगने लगा था। पर आज फिर से वूजू की जिंदगी में अंधेरा छा गया था, क्योंकि उसे लगता था कि ब्यूल उसे पसंद नहीं करती और उससे दूर हो गई है। अब हम देखते हैं कि वूजू किसी रेडियो शो में होता है, जहां उसके सॉन्ग के बारे में बात हो रही थी, क्योंकि वो सॉन्ग जो उसने ब्यूल के साथ सिंग किया था वो काफी वायरल हो चुका था। खैर तभी उसे ब्यूल दिखाई देती है, जो उसे वो मोबाइल रिटर्न करने आई थी, लेकिन बिना वूजू से मिले वो वहां से चली जाती है। इसके बाद वूजू वो शो बीच में ही रोक कर जल्दी से असिस्टेंट के पास जाता है और पूछता है, क्या ब्यूल मेरे बारे में कुछ कहकर गई है या मुझसे मिलना चाहती थी? तो असिस्टेंट कहता है नहीं, वो बस ये मोबाइल वापस कर चली गई। फिर जब वूजू मोबाइल चेक करता है तो उसे ब्यूल और यसु की चैट दिखती है, जिसमें दोनों की मुलाकात का समय और जगह लिखी होती है। इससे वूजू मन ही मन में कहता है कि ब्यूल तो मेरी सोच से भी ज्यादा फास्ट निकली, इतनी जल्दी मुझे भूल गई, और ऐसा सोचकर वो वहाँ से नाराज होकर चला जाता है। इसके बाद वो सीधे डॉक्टर सॉरी के पास पहुँचता है वापस से अपनी स्लीपिंग पिल्स लेने के लिए, लेकिन डॉक्टर सॉरी उसे मना कर देती है कि वो उसको पिल्स नहीं देगी। इसके बाद बातों बातों में वो ब्यूल के बारे में पूछती है कि क्या तुम सच में उस लड़की को पसंद करने लगे हो जिसने स्टेज पर तुम्हारी जान बचाई थी? तो वूजू पहले तो उसे मना करता है, लेकिन जिस तरह खुशी में वो ब्यूल के बारे में बताता है उसे सुनकर डॉक्टर सॉरी कहती है, शायद तुम्हें पता नहीं, लेकिन अब ब्यूल की वजह से तुम स्माइल करने लगे हो। तो ये सुनकर वूजू इमोशनल होकर चुप हो जाता है। अब हम ब्यूल को यसु की बताई लोकेशन पर देखते हैं, जो उसका इंतजार कर रही होती है, लेकिन किसी इमरजेंसी की वजह से यसु नहीं पहुंच पाता, जबकि वो उसका इंतजार करती रहती है। पर
और तभी उसको एक माँ अपनी बेटी का ख्याल रखते हुए दिखती है, जिससे ब्यूल को भी अपनी माँ की याद आने लगती है। अब उसे वो दिन याद आता है जो उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसकी माँ ने उसे जूते ठीक से पहनने को कहा था, लेकिन ब्यूल ने नहीं पहने थे। फिर ये यादें उसे और भावुक कर देती हैं। उधर हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में कई घायल लोग होते हैं और डॉक्टर सॉरी को एक व्यक्ति के जूते देखकर लगता है कि यसु है जो मर गया। इससे वो काफी उदास हो जाती है, लेकिन तभी पता चलता है कि वो कोई और है। तभी यसु उसके सामने से गुजरता है, जिससे डॉक्टर सॉरी को राहत मिलती है और फिर उसे एहसास होता है कि वो यसु को कितना पसंद करती है। वहीं दूसरी ओर वूजू अपनी और ब्यूल की फोटो देख रहा होता है और महसूस करता है कि वो ब्यूल से दूर नहीं रह सकता। इससे वो उसे रोकने के लिए भागता है। इससे वो सबसे पहले गिफ्ट मशीन के पास जाता है और उस लॉकेट को जीतता है जो वो पिछले वक्त ब्यूल के लिए नहीं जीत पाया था। फिर वो ब्यूल की लोकेशन पर पहुंचता है जो उसने मोबाइल में देखी थी। अब ब्यूल वूजू को वहां देखकर हैरान रह जाती है, जबकि वूजू उसे सीधा हक कर लेता है और साथ में वो लॉकेट भी पहना देता है जो अभी अभी उसने जीता था। अब वहां मौजूद सभी लोग हैरानी से दोनों को देखने लगते हैं कि ये तो सुपरस्टार वूजू है और फिर वो उनके साथ की फोटो क्लिक करने लगते हैं। फिर वूजू से अपनी फीलिंग जाहिर करता है जो ब्यूल स्वीकार कर लेती है। इसके बाद वो दोनों एकांत में पहुंच जाते हैं जहां वूजू ब्यूल को किस करता है, जो असल में ब्यूल की फर्स्ट किस होती है, जिसे इस बार वो रोक नहीं पाती क्योंकि अब वो अपनी फीलिंग्स छुपा नहीं सकती थी। और इस तरह एक और सितारा उसके हाथ से मिट जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर सॉरी फाइनली यसु को प्रपोज करती है कि वो उसे कितना पसंद करती है, लेकिन यसु उसे रिजेक्ट कर देता है, वो भी ये कहते हुए कि मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ और मैं तुम्हें डेट नहीं कर सकता। दरअसल ब्यूल के एक्सीडेंट के बाद से वो खुद को एक बुरा इंसान मानने लगा था और इस वक्त गहरे पछतावे में था। उधर ब्यूल और वूजू सी साइड पर पहुंचते हैं और भरपूर मजे करते हैं क्योंकि यहाँ अपने लवर के साथ आना ब्यूल की एक विश थी। इसके बाद दोनों खाना खाते हैं और रात में तारों को देखते हैं। यहाँ वूजू बताता है कि कैसे पहले उसके पिता काम में व्यस्त रहते थे और परिवार को समय नहीं देते थे और अब वो भी अपने पिता की तरह बिजी हो चुका है। ये सुनकर अब ब्यूल वूजू का मोबाइल लेती है और उसके पिता को आई लव यू टेक्स्ट भेज देती है। ये देखकर वूजू शॉक्ड हो जाता है और पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो ब्यूल समझाती है कि हमें पेरेंट्स के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और आई लव यू कह देना चाहिए ताकि बाद में कोई पछतावा ना रहे, क्योंकि मेरा एक बड़ा पछतावा है कि मैं अपनी माँ को कभी आई लव यू नहीं कहा, जो अब मेरी एक विश बन चुकी है। तभी हम देखते हैं कि वूजू के पिता का आई लव यू टू मैसेज आता है, जिसे देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि वूजू के पिता असल में उसी रेस्टोरेंट के मालिक हैं जो अक्सर वूजू के बारे में पूछते थे। खैर अब इसी बीच हमें गाक्षी दिखाई देती है जिसने वूजू के असिस्टेंट को अपना ऑनलाइन बॉयफ्रेंड बना रखा था, यानी वो कभी असिस्टेंट से नहीं मिली थी और ना ही मिल पाएगी, लेकिन रोज कॉल पर बात करके उसने अपनी डेट करने का ड्रीम पूरा कर लिया था। फिर अगले सीन में हॉस्पिटल में डॉक्टर सॉरी नोटिस करते हैं कि जिस महिला का यसु लंबे समय से ख्याल रख रहा था, आज उसके रूम को खाली कराया जा रहा है। दरअसल उस महिला के पास अब कम समय बचा था और उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब डॉक्टर सॉरी को उस महिला के सामने ब्यूल की फोटो मिलती है तो वो शॉक्ड रह जाती है और समझ जाती है कि महिला ब्यूल की माँ है। फिर वो ये सब वूजू को बताती है कि उस लड़की ने तुम्हें स्टेज पर बचाया था, उसकी माँ इसी हॉस्पिटल में है। इसके बाद वूजू से ये बात ब्यूल को पता चल जाती है और फिर ब्यूल फौरन हॉस्पिटल की ओर दौड़ती है जहाँ डॉक्टर सॉरी उसे बताती है कि उसकी माँ का आखिरी समय है। ये सुनकर ब्यूल शॉक्ड रह जाती है और उसे अपनी माँ का फोटो दिखाया जाता है, लेकिन ब्यूल को अब पहले से ही अपनी माँ का चेहरा याद, इससे अब और भी यादें उससे जुड़ने लगी हैं। इसके बाद वो रूम में जाती है और पहले अपने जूते ठीक से पहनती है जैसे कि माँ कहती थी। असल में जब ब्यूल की मौत हुई थी तो उसकी माँ सदमे की वजह से कोमा में चली गई थी और आज तक वो कोमा से बाहर नहीं आ पाई थी। फिर माँ को देखकर वो बुरी तरह रोने लगती है और माफी मांगती है कि मैंने आपको देर से याद किया, लेकिन आपने मेरे जीवन के बाद खुद को ऐसी हालत में क्यों डाला। मैं आपको कभी आई लव यू मॉम नहीं कहा, इसलिए आज कह रही हूँ आई लव यू मॉम। आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ है और मैं हमेशा गर्व महसूस करूंगी कि मैं आपकी बेटी हूँ। इतने में उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, यानी वो सब सुन रही होती है लेकिन जवाब नहीं दे पाती और इतने में चल बसती है, जिसके बाद उनकी स्पिरिट ब्यूल के आंसू पहुँचती है और कहती है कि आई लव यू टू मेरी प्यारी बेटी। ये एहसास महसूस होते ही ब्यूल शॉक्ड रह जाती है और समझ जाती है कि अब उसकी माँ उससे नाराज नहीं है और इसी के साथ इसके हाथ में एक और सितारा मिट जाता है।
फिर अगली सीन में ब्यूल उस रूम से बाहर आती है जहाँ यसू नीचे बैठकर उससे माफी मांगता है। तभी दूर से वूजू और डॉक्टर सॉरी ने ये सब देख लिया था, लेकिन ब्यूल इस वक्त में इतने गुस्से में थी कि वो यसू को माफ नहीं करना चाहती थी और ऐसे वो वहाँ से चली जाती है। अब ये देखकर यसू और उदास हो जाता है और अंदर ही अंदर बहुत दुखी होने लगता है। उधर बाहर ब्यूल बैठी होती है जो वूजू के पास आता है और उसे चुप कराता है क्योंकि इस वक्त उसे किसी अपने की जरूरत। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई छुपकर उनकी फोटो क्लिक कर लेता है और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर देता है, जिसके बाद वूजू के मैनेजर उसे अपने पास बुलाकर डांटते हैं और ब्यूल उसे ब्रेकअप करने को कहते हैं। लेकिन वूजू उसने साफ मना कर देता है, लेकिन वो किसी भी हाल में ब्यूल को अकेला नहीं छोड़ेगा और ब्रेकअप नहीं करेगा। लेकिन मैनेजर वूजू को बताता है कि ब्यूल तो तुम्हारी करियर के लिए तुम्हें छोड़कर जाने के लिए तैयार हो चुकी है। तो ये सुनकर वूजू सीधा उस जगह की ओर भागता है जहाँ ब्यूल रहती थी, लेकिन यहाँ से उसे पता चलता है कि ब्यूल वहाँ से गायब है। जबकि उधर हम देखते हैं कि ब्यूल किसी जगह एकांत में बैठकर बुरी तरह रो रही थी। इतने में वूजू अपने पिता के रेस्टोरेंट पहुँचता है जहाँ टीवी पर खबर चल रही होती है कि वूजू के फैंस उसकी डेटिंग की वजह से नाराज हैं। अब ये देखकर वूजू के पिता टीवी बंद करते हैं और वूजू वहाँ से जाने लगता है। तभी उसके पिता उसे रोकते हुए समझाते हैं कि इट्स ओके अगर तुम किसी को डेट कर रही हो, और हाँ, मुझे भी इस लड़की से जल्दी से मिलवाओ। तो इस पर वूजू कहता है कि हाँ, मैं उसे यहाँ जरूर लाऊंगा, वैसे भी उसे नूडल्स पसंद है। तो ये सुनकर उसके पिता खुश हो जाते हैं। इस बीच हमें गाक्षी दिखाई देती है जो आफ्टर वर्ल्ड जा रही थी, इसलिए ब्यूल को बाय करने आती है। वो बताती है किसी को डेट करने का मेरा ड्रीम पूरा हो चुका है, इसलिए मैं जा रही हूँ। साथ ही वो जाने से पहले ब्यूल को समझाती है कि तुम्हें वूजू से दूर नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ रहा है और सबके सामने एक्सेप्ट भी करता है कि वो तुम्हें पसंद करता है। ये सुनकर ब्यूल को समझ आता है कि वूजू के साथ जो कर रही है वो बहुत गलत है। खैर इसके बाद वो गाक्षी को गुड बाय कहती है और वूजू के कॉन्सर्ट पे पहुंच जाती है जहां उसे पता चलता है कि कॉन्सर्ट कैंसिल हो चुका है। असल में वूजू की हाफ फैंस अब उसका सपोर्ट नहीं कर रही थी, जिससे वो बहुत उदास है, खासकर इसलिए भी कि उसे ब्यूल भी नहीं मिल रही। अब सीन यहाँ से कट होता है और फिर हम असिस्टेंट को देख जो वूजू को ब्यूल के पुराने घर के पास ले जाता है जहाँ वो ग्रिम रीपर के वक्त रहती थी, क्योंकि ब्यूल ने ही वूजू को यहाँ बुलाया था। अब वूजू देखता है कि उसके लिए ढेर सारी तैयारियां की गई हैं और उसके ट्रू फैंस ने वहाँ उसके लिए प्यारे प्यारे शब्द लिखे हैं, जिससे वो खुश हो जाता है। फिर अंदर जाकर उसे पता चलता है कि ब्यूल ने ही यहाँ वूजू के कॉन्सर्ट की तैयारी की है और उसके सभी ट्रू फैंस को बुलाया है। ये जानते ही वूजू इमोशनल हो जाता है और खुश होकर सॉन्ग गाने लगता है। ये देखकर यहाँ पर भी सभी खुश हो जाते हैं, खासकर ब्यूल। लेकिन तभी उसे यंकी दिखता है, जिसे वो समझ जाती है कि वो वूजू की आत्मा को लेने आया है। फिर उससे वो परेशान हो उठती है कि अब क्या करे। लेकिन उसी वक्त वूजू को एक लड़का दिखता है जो जलन में ब्यूल को नाइफ मारने वाला था, क्योंकि वो वूजू को डेट कर रही थी। पर इससे पहले कि वो नाइफ चला पाता, वूजू बीच में आ जाता है और ब्यूल को बचाने के चक्कर में वो नाइफ उसे लग जाता है। यानी जैसा मिस्टर गो ने कहा था वही होता है, मतलब वूजू की मौत ब्यूल की वजह से होने लगी थी। और इतना ही नहीं, अब साथ में फर्स्ट स्नोफॉल भी शुरू हो जाती है। ये देखकर अब ब्यूल बुरी तरह रोने लगती है क्योंकि वो समझ जाती है कि वूजू का समय नजदीक आ चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में वूजू को लाया जाता है और उसे बचाने की पूरी कोशिश होती है, लेकिन डॉक्टर सफल नहीं हो पाते। फिर दुखी होते हुए ब्यूल एक जगह पहुंचकर खुद को मारने की कोशिश करने लगती है, लेकिन यंकी उसे रोकता है। अब ब्यूल उसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मेरी मदद करो, क्योंकि मैंने भी तुम्हारी मदद की थी, तुम्हारी बेटी को बचाया था। ये सुनकर यंकी शॉक्ड रह जाता है क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि ब्यूल को उसकी बेटी के बारे में पता है। फिर फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि एपिसोड 1 में जब ब्यूल ने एक बच्चे की जान बचाई थी तो यंकी सरप्राइज और भावुक हो गया था। असल में ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वो उसकी बेटी थी। इस तरह प्रेजेंट में ब्यूल कहती है कि मिस्टर गो से कहो कि मुझे सब याद आ चुका है और मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूँ अगर वो वूजू की जान बचाएं। तो यंकी ये सुनकर कुछ समझ नहीं पाता कि आखिर ब्यूल ये सब क्या कर रही है। लेकिन तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब ब्यूल यसु के घर से निकल रही थी तो उसने यसु के पिता का फोटो देखा था, जो असल में मिस्टर गो ही है। सीन यहाँ से और फ्लैशबैक में जाता है और जिस दिन ब्यूल की मौत हुई थी, यहाँ हम देखते हैं कि यसु नींद में ड्राइविंग के दौरान एक्सीडेंट करने वाला था, क्योंकि उसके पिता की मौत के बाद उसके ऊपर परिवार की पूरी जिम्मेदारी थी और इसलिए वो ज्यादा काम से थक गया था और नींद में था। तो तभी मिस्टर गो ने कार को दूसरी ओर मोड़ दिया, जिससे यसु बच गया, लेकिन ब्यूल सामने आ गई और उसकी मौत हो गई।
जबकि वो उसके मरने का समय भी नहीं था। इसके बाद यसु होश में आया और फौरन ब्यूल को जाकर देखा, जो आखिरी सांस ले रही थी। इसके बाद प्रेजेंट में हमें बताया जाता है कि मिस्टर गो हमेशा ब्यूल के साथ नरमी दिखाते हैं, क्योंकि उन्हें उसकी मौत का पछतावा था। लेकिन अब जब ब्यूल उन्हें माफ करने को तैयार है तो मिस्टर गो ऊपर वाले को कॉल करते हैं और नियम समझाकर मांग करते हैं कि ब्यूल और वूजू दोनों की जिंदगी बख्श दी जाए, वरना कोरिया के ग्रिम रीपर्स के सारे राज खुल जाएंगे। तो इस तरह हमें परमिशन मिल जाती है, क्योंकि उनके पास कुछ शक्तियां होती हैं। दूसरी तरफ वूजू, जो मरने वाला था, अचानक जिंदा हो जाता है और उसे हॉस्पिटल में होश आ जाता है। फिर ब्यूल खुशी से उसे हग कर लेती है, जिसके बाद हमें हॉस्पिटल के बाहर यसु दिखता है, जिसे ब्यूल माफ कर चुकी थी। इसलिए अब वो बिना पछतावे के डॉक्टर सॉरी को डेट करने को तैयार हो जाता है और ये देखकर डॉक्टर सॉरी भी बहुत खुश हो जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद वूजू ब्यूल को शादी के लिए प्रपोज करता है, जहां ब्यूल भावुक होकर उसके पास आती है और फिर वूजू उसे लेटर पढ़कर सुनाता है, जो उसकी फर्स्ट फैन गर्ल ने दिया था, जो और कोई नहीं बल्कि ब्यूल ही थी। अब ब्यूल अपनी लिखी बातें सुनकर हंसने लगती है और लेटर वापस मांगती है, लेकिन वूजू उसे नहीं देता, जिसके बाद वो दोनों अच्छा समय बिताते हैं और शादी कर लेते हैं। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब वूजू को उसका फर्स्ट फैन लेटर और बनी टॉय मिला था तो वो बहुत खुश था, और जब बाद में उसने ब्यूल को उस नए बनी टॉय को जीतते देखा तो वो समझ गया था कि ब्यूल ही उसकी वो पहली फैन है। इसका मतलब ब्यूल शुरू से वूजू की खास थी, लेकिन वूजू को यह एहसास बहुत बाद में हुआ। खैर, अब 7 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां वूजू और ब्यूल बहुत खुश हैं। अब उनका एक बेबी बॉय भी होता है, जिसे साथ लेकर वो नीचे समय बिताने जाते हैं। इस तरह ब्यूल को वो जिंदगी मिल जाती है जो वो चाहती है, और साथ ही वूजू भी ब्यूल के साथ बहुत खुश होता है। और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताइए। साथ ही अगर आपकी कोई फरमाइश है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं वो ड्रामा जल्दी ही आपके लिए लाने की कोशिश करूंगी। तो चलिए दोस्तों, अब मिलेंगे अगले ड्रामा के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।